हेलो एवरीवन, आई एम शिवव्रत नायक। सो आज का जो टॉपिक है हमारा वो स्टैंडिंग अप फॉर योरसेल्फ है। सो ये जो पर्टिकुलर एक्सेप्ट है मीन्स ऑथर यवजेनी अलेक्जेंड्रोविच येवतुशेंको का ऑटोबायोग्राफिकल स्केच है। सो जिसमें से एक छोटा सा पार्ट लिया गया है। सो ये जो स्टोरी है स्टैंडिंग अप फॉर योरसेल्फ क्या इंडिकेट करता है? सो स्टैंडिंग अप फॉर योरसेल्फ इटसेल्फ इंडिकेटिंग दैट we need to stand for ourselves whatever we have done, right? Like if we have written something and for that we get the criticism, so our job is to means stand for what we have written, right? Similar to that means the family for us means the family is everything. So but at the same time, if we get some kind of a means problem in our family, our job is to protect or stand for the family. So that's what the idea we get out from this particular title, standing up for yourself. तो अगर एक हिसाब से कहा जाए सो स्टैंडिंग अप फॉर योरसेल्फ का मतलब होता है कि कैसे मीन्स एक चीज के लिए हमें खड़ा रहना पड़ता है, राइट? जो चीज हमने खुद से बनाया हुआ है, राइट? और जिसकी वजह से हमें अगर क्रिटिसिज्म मिलता है तो उसको भी हमें मीन्स फेस करना पड़ता है। सो ये जो स्टैंडिंग अप फॉर योरसेल्फ जो कि 4 यूनिट में डिवाइड हुआ है, जिसको लिखे हैं मीन्स येवजेनी अलेक्जेंड्रोविच येवतुशेंको, जो कि एक रशियन मीन्स राइटर हैं, पोइट हैं, एसेइस्ट हैं, ड्रामाटिस्ट हैं। सो मीन्स ये जो एक्सेप्ट उन्हीं के ऊपर है, राइट? So if you talk about means Yevgeny Alexandrovich Yevtushenko, so who was born in the year of 1933. So he is nothing but a Russian poet. So and novelist also. He is a means also a director of films of many of the films. So before we enter the story, let me point out the author has pointed some of the questions or asked some of the questions. So पहला क्वेश्चन ये है कि have you ever come across a child deserted parents, right, or deserted by parents? Second question, how does he or she grow up? And the third question, who looks after his or her education? So अगर देखा जाए so पहला क्वेश्चन ये पूछता है कि means आपने कभी means कुछ बच्चों को देखा होगा जो बच्चे deserted हैं उनके पेरेंट्स के द्वारा। So deserted का मतलब क्या होता है? The meaning of deserted is called as abandoned, right? So abandoned, so जिसका मतलब होता है कि means जिनके पेरेंट्स नहीं होते हैं, वो हो सकते हैं orphan, right? और मे बी जिनके पेरेंट्स सेपरेटेड हो गए हैं और means बच्चे या तो means फादर के साथ रहते हैं या तो मदर के साथ रहते हैं या तो means उनको उसको छोड़ा गया होगा कोई एक पर्टिकुलर जगह पे, राइट? सो डेजिटेड का मतलब वो है। जैसे कि हमने बहुत सारे बच्चों को देखा है कि जिनके पेरेंट्स नहीं है और जिनके पेरेंट्स मीन्स सेपरेटेड हैं, जिसकी वजह से बच्चे मीन्स बिगड़ते जाते हैं, राइट? और जिनको हम बहुत ही मीन्स खराब कंडीशन में देख पाते हैं। जैसे कि मीन्स आप अगर ट्रेन रेलवे स्टेशन जाएंगे, बहुत सारे बच्चे हैं सो जो इधर उधर घूमते रहते हैं, सो दे आर कंसिडर्ड एज अ deserted, right? Deserted by their parents. Second is called as how does he or she grow up? So जब किसी के पेरेंट्स मीन्स बच्चों को छोड़ देते हैं तो बच्चे किस हिसाब से ग्रो अप करते हैं, सो उनका परवरिश किस हिसाब से होता है, जो कि सेकंड क्वेश्चन है। द थर्ड क्वेश्चन, हु लुक्स आफ्टर हिज और हर एजुकेशन? सो अगर उनको पेरेंट्स छोड़ देते हैं तो उनका एजुकेशन भी कैसा होता है? तो ये जो स्टोरी है मीन्स स्टैंडिंग अप फॉर योरसेल्फ, ये पर्टिकुलरली डिस्कस करता है मीन्स ये सारे क्वेश्चंस के ऊपर। नाउ इफ यू लुक इनटू दिस, सो यू विल फाइंड आउट दैट कि हाउ द ऑथर हैज डिस्कस्ड, राइट, मीन्स दोज ऑफ द थिंग्स। सो हमने बहुत सारे बच्चों को भी देखा है और उनका ग्रो मीन्स वो किस हिसाब से ग्रो अप करते हैं, उसको भी देखा है कि कैसे वो मीन्स मीन्स बैड कंडीशन में रहते हैं, किस हिसाब से खराब चीजें भी करते हैं। सो क्योंकि उनको गाइड करने वाला कोई होता नहीं है। थर्ड मीन्स थर्ड क्वेश्चन इज कॉल्ड एज हु लुक्स आफ्टर हिज और हर एजुकेशन? सो कौन उनका एजुकेशन देखता है? सो ऑब्वियसली नो वन इज देयर टू means guide them, so for which they are
getting into the misguiding position. So for which what happened कि वो मीन्स एजुकेशन उनका बीच में ही छूट जाता है, राइट। और जो भी मीन्स एजुकेशन करते हैं उनका एजुकेशन इतना अच्छा नहीं होता है, राइट। बट इट डिपेंड्स अपॉन द एनवायरनमेंट एंड द सराउंडिंग। सो कौन से कंडीशन में वो मीन्स अपने आप को ग्रो आउट करते हैं। तो ये जो स्टोरी है ये 1941 की स्टोरी है, क्योंकि मैंने जैसे आपको कहा द ऑथर हैज मीन्स pointed that in the year of 1933, so which was nothing but means birth date of the author, right। तो यहाँ पे ये पॉइंट आउट किया गया है, जैसे कि हमने बहुत एक मूवी भी देखा था, दैट्स कॉल्ड एज स्लमडॉग मिलियनेयर, राइट, which is directed by Danny Boyle, राइट, जिसको इंडियन मूवी में भी इंडियन डायरेक्टेड भी हुआ था, सो हिंदी मूवी में भी डायरेक्टेड हुआ था। सो जहाँ पे हमने देखा था कि किस हिसाब से एक बच्चा जो कि अबेंडन्ड है, डेजिटेड है, और किस हिसाब से वो मिसगाइड होता है, और किस हिसाब से वो बहुत सारे चीज़ों के मीन्स इन्फ्लुएंस में आता है, और फाइनली मीन्स हाउ कम ही बिकम्स अ मिलियनेयर, उसके ऊपर ही वो मूवी था, बहुत अच्छी मूवी थी। सो यहाँ पे भी वही चीज़ हो रहा है कि एक रशियन चाइल्ड है, राइट, विच हैज बीन ब्रॉट अप इन द स्ट्रीट्स, राइट, व्हाई, हाउ एंड मीन्स व्हाट हैपेंड टू हिम, तो उसी के ऊपर हम डिस्कस कर रहे हैं। तो इन द ईयर ऑफ 1941 means the author is pointed he was living in an empty flat in a quite Moscow street। so 1941 की टाइम है, और जब मीन्स ऑथर किस हिसाब से मॉस्को स्ट्रीट में एक एम्प्टी फ्लैट में रहते थे, सो अकेले ही रहते थे। सो the author also stated that his parents were divorced and his father was somewhere in Kazakhstan and with his new wife and their 2 children। I seldom received letters from them or from him। So now this is called as a second part। The second part में ये बोला जा रहा है कि इस हिसाब से ऑथर जब मॉस्को स्ट्रीट में एक एम्प्टी फ्लैट में रहते थे 1941 में, उस टाइम पे उनके जो पेरेंट्स थे उनके पेरेंट्स सेपरेटेड हो गए थे, डिवोर्स, DIVORCED, डिवोर्स का मतलब सेपरेटेड। सो उनके पेरेंट्स सेपरेटेड हो गए थे। जो फादर थे, सो ही गॉट इनटू द सेकंड मैरिज and he lived with his new wife means in a place called Kazakhstan with his 2 children। so उनके means a father means फिर से मैरिज हुआ उनका, और उनका 2 बच्चे के साथ वो कजाकिस्तान में रहते थे, राइट। सो एंड रेयरली कभी कभी वो मीन्स किसको ये जो रशियन चाइल्ड है जो कि मॉस्को स्ट्रीट में रहते हैं, सो उनके पास कभी कभी वो लेटर भी भेजा करते थे, राइट। सो my mother was at the front, so father was living in Kazakhstan and mother was living at the front। at the front का मतलब होता है means at the border side, right। so कैसे उनके मम्मा means border side में रहते थे, और she had given up her work as a geologist to become a singer and was giving concert for the troops। so उनके जो मामा थे, so वो means border side में रहते थे, पहले वो जियोलॉजिस्ट थे। जियोलॉजिस्ट का मतलब होता है जो रिसर्च करते रहते हैं अर्थ के ऊपर या तो सरफेस के ऊपर, सो और एटमॉस्फेयर और एनवायरनमेंट के ऊपर। सो ऑथर के जो मदर थे, सो शी वाज अ जियोलॉजिस्ट बट later converted to means a singer and works for a means works for a troupe, right। so in a concert, so means बाद में वो एक सिंगर बने और इस हिसाब से वो एक कंसर्ट में काम करने लगे। तो नेक्स्ट इज कॉल्ड दैट्स व्हाट हिज द ऑथर्स फैमिली बैकग्राउंड। सो इन द next part we find out that when the father and mother separated and father lived in Kazakhstan, mother lived at the front and both were and the author himself was living in a means Moscow street। so what happened to his education, how he how he grows up, right। we find out that my education was left at the street। so राइटर के कहने के हिसाब से उनका जो एजुकेशन वो स्ट्रीट में ही चलता रहा, राइट। यू कैन से दैट व्हाट कि वो स्कूल जाते थे लेकिन ज्यादातर वो स्ट्रीट में ही घुमा करते थे, राइट। द स्ट्रीट taught him means to swear, smoke and means speak elegantly through his teeth and to keep his fist at the ready, a habit which he has to this day, right। तो ऑथर यहाँ पे बोल रहे हैं कि किस हिसाब से वो बहुत सारे खराब मीन्स हैबिट्स
एक्वायर किए थे. जैसे कि you can say that means he always ready to fight, right? His hand is always ready to means ready to means beat someone, right? Second one is called as means he used to spit. वो थूक थूकते थे भी, और उनका जो बहुत सारे स्टाइल होता था थूकने का. So he used to spit elegantly, stylish manner. He used to spit elegantly means through his mouth. Then the third is called as smoking, right? So and fourth is called as swearing, means swearing to do bad things, right? ये सारे बहुत ही खराब हैबिट जो कि ऑथर ने यहाँ पे लर्न किया था अपने स्ट्रीट में, right? The street taught me not to be afraid of anything or anyone. This is another habit he has kept. So भले ही उन्होंने बहुत सारे खराब हैबिट लर्न किए थे, but at the same time he has also learned some of the good habit, and one of the habit is called as कि किसी को ना डरना. बहुत सारे खराब हैबिट उनमें थे, लेकिन उसके अलावा उनके पास भी एक अच्छा हैबिट था कि मीन्स वो कभी किसी को डरते नहीं थे, right? So he never means afraid of anyone or anything, right? So that's what the another habit which he have kept. So he realized that what mattered in the struggle for life was to overcome his fear to those who were stronger, right? So author के हिसाब से ये point out होता है कि means author ये बोलना चाहते हैं कि अगर लाइफ में आपको जीना है तो आपको करना क्या होगा, आपका जो डर है means किसी और के ऊपर, सो वो डर को किस हिसाब से आपको रिड्यूस करना है और कम करना है, राइट? अगर डर रहेगा तो आप अपने लाइफ में कभी मीन्स ऊपर उठ नहीं सकते. सो दैट्स व्हाट ही पॉइंटेड कि ही रियलाइज दैट व्हाट मैटर इन द struggle for life was to overcome, so reduce your fear of those who were stronger, right? जो लोग strong हैं उनसे आप मीन्स डरना कम करो, right? That's what is the idea the author has pointed. So we can understand from this first unit that what the author talks about his parents, how his parents separated, how he learns all those bad things in the street. So as well as he learns also good thing. Now coming to the next unit, next second unit. So we got the means three of the questions answered. So the second unit tells us that do you think the narrator was scared of someone in particular? Like look into the first unit's last sentence. So first unit का last sentence क्या बोल रहा है कि author बोल रहे हैं कि means अगर लाइफ में आपको means आगे बढ़ना है तो आपका जो डर है किसी और के ऊपर, so उस डर को आपको ओवरकम करना होगा. तो ऑथर यहाँ पे डर के बारे में क्यों कहे, राइट? सो सेकंड यूनिट में वही क्वेश्चंस आपको पूछा गया है कि means does the author or does the narrator means scared of someone in particular, right? So इस यूनिट में हमको means आइडिया मिलेगा किस हिसाब से ऑथर means किसको डर रहे थे या नहीं डर रहे थे और डरने का वजह क्या था, and means what he actually pointed. So the unit stated the ruler of our street was a boy of about 16 who was nicknamed Red. Right? Red was big and broad-shouldered beyond his years. Red walked masterfully up and down our streets, legs wide and with a slightly means rolling gait like a seaman on his gait. Now, in this second unit, we come to know so that what means if the author is there, so there is another boy, right, who was nothing but a 16 years old, right, जो कि 16 साल के एक बंदा था, so और एक बच्चा था जिसका नाम रेड था, right? So and we find out that he was the ruler of the street, मतलब वो किस हिसाब से स्ट्रीट में रूल करता था, right? So और जिसका नाम कुछ नहीं रेड था, जिसका नाम रेड, right? So और वो रेड दिखता कैसा था ना, he was a big broad shoulder means heavy shoulder and beyond his years, मतलब 16 साल का वो बच्चा था लेकिन उसका जो आउटलुक था और उसका जो फिजिकल स्ट्रक्चर था that looks beyond his year means age. So उसके एज के परे जाके दिखता था कि वो कितना बड़ा है, राइट? और मीन्स हट्टा कट्टा है किस हिसाब से, सो जिसका नाम रेड है, right? So Red walked masterfully up. So Red was a kind of a person, or Red was a kind of a boy
who worked masterfully. So masterfully का मतलब होता है कि do not care of anyone, right? So रेड किसी को केयर भी नहीं करता था, वो स्ट्रीट में मीन्स इधर से उधर उधर से इधर जाता था. So means legs wide, like you know that how people means who do not care about others means walk on the street, right? So अपने पैर को इधर उधर डालते हुए and with a slightly rolling gait, right? Slightly rolling gait मतलब means in a stylish manner, right? So like a seaman always take, जैसे कि वो means एक deck का means rolling man है और या तो means he is the owner of that particular street, उस हिसाब से वो means रोड में जाता था. So from under his cap, so उस हिसाब से वो एक कैप भी पहनता था. So and उस कैप का जो means top part था, right? So its peak always at the back of his head, his forelock tumbled down in a fiery cascade. So वो जो टोपी पहनता था उसका फ्रंट पार्ट वो हमेशा पीछे रखता था, जैसे कि you can see this is the means this is the peak part or top part. So that top part always stay at the back, हमेशा वो back में रखता था. So you know like when we wear a cap and we keep the means peak at the back, so उस हिसाब से वो means टोपी का जो ऊपर का हिस्सा means और आगे का हिस्सा वो हमेशा पीछे रखता था, right? So its peak always at the back of his head and his forelock tumbled down in a fiery cascade, right? Forelock का मतलब क्या होता है? So when we talk about forelock, so forelock का मतलब होता है the front part of the hair, right? The front part of the hair, front part of the hair, right? So किस हिसाब से मीन्स आगे का जो हेयर है वो किस हिसाब से उसके मुंह के ऊपर गिरा हुआ था. सो मीन्स ये जो forelock tumbled का मतलब होता है falling down, right? Falling down in a fiery cascade. So fiery का मतलब fearful, right? Fearful waterfall. So जिस हिसाब से मीन्स झरना में पानी का गिरना, उस हिसाब से उसके फेस के ऊपर मीन्स hair का किस हिसाब से बढ़ना है. So that has been compared. So the author here pointed that what means red was means looking fiery, fearful, like how he always wears the means cap and its peak always at the back and the that the forelock or that called the front part of the hair always means falling down on its fearful means fearful cascade. So cascade का मतलब होता है waterfall, right? So and out of his round pock-marked face. So author रेड को किस हिसाब से प्रेजेंट कर रहे हैं? So उसका फेस राउंड है, उस फेस के ऊपर बहुत सारे स्पॉट मार्क भी हैं, पॉक मार्क्ड. So जैसे गुंडे जो होते हैं उनके मुंह के ऊपर बहुत सारे दाग होते हैं, उस हिसाब से ऑथर भी प्रेजेंट किए हैं किस हिसाब से उसके मुंह में बहुत सारे मीन्स दाग होते हैं, राइट? pockmarked face and green eyes. So उसके जो आंख है वो ग्रीन कलर के हैं एंड जैसे कि एक बिल्ली की आंख जैसा, राइट? सो जैसे वो हमेशा शाइनिंग करता रहता है, स्पार्कल्ड एंड विद अ स्कर्न फॉर एवरीथिंग एंड एवरीवन. सो जैसे एक बिल्ली का चमकता रहता है उस हिसाब से रेड का आंख भी मीन्स ग्रीन कलर का है और वो हमेशा मीन्स गुस्से की तरफ देखता रहता है. स्कॉर्न, SCORN, स्कॉर्न का मतलब एंगर. सो एंगर टू whom? एंगर टू एवरीवन फॉर एवरीथिंग. सो हमेशा हर एक आदमी के ऊपर वो अपना गुस्सा दिखाता रहता है हर एक चीज के लिए. 2 or 3 lieutenants, so 2-3 मीन्स सिक्योरिटी गार्ड उसके साथ मीन्स इधर उधर घूमते रहते हैं. सो एंड दे वर आल्सो वेयरिंग द कैप्स इन द सेम मैनर. सो उनका भी मीन्स कैप पहनने का तरीका भी वही सेम था. 2 or 3 lieutenants means in picked the cap back to front like raids, and they were also walking at their heels, right? So they tripped at his heels. So they tripped at their heels. So that indicates किस हिसाब से ये जो 2-3 मीन्स lieutenants थे जिनको हम सिक्योरिटी गार्ड और बॉडी गार्ड कह सकते हैं, वो भी उस हिसाब से मीन्स रेड को सपोर्ट करते थे और उनका जो स्टेप था वो क्विक स्टेप था, राइट? वो क्विकली मीन्स
रेड के साथ चलते थे, राइट, स्ट्रीट के ऊपर. रेड could stop any boy and say impressively the one word money. So रेड किसी को भी रोक लेता था और उसको मीन्स पैसे मांगता था. So his lieutenants would turn out the boy's pocket and if he resisted, they beat him up hard. So मीन्स उसके जो lieutenant किसी को भी रोक लेते थे, राइट. सो रेड किसी को भी रोक लेता था और उसको पैसा मांगता था. एंड लिeutenant क्या करते थे और सिक्योरिटी गार्ड यहाँ पे क्या करते थे, वो जो मीन्स जबरदस्ती उसके मीन्स उस आदमी हो या तो कोई भी बच्चा हो उसके पॉकेट से वो पैसे खींचते थे. अगर वो बच्चा मीन्स रेजिस्ट करता था, रेजिस्ट मतलब अगर वो मीन्स प्रोहिबिट करता था या तो स्टॉप करता था, तो एट द सेम टाइम द lieutenants as well as Red means beat him up hard. बहुत ही ज्यादा उसके ऊपर टर्चर करते थे, उसको मारते थे, राइट. एवरीवन वाज अफ्रेड ऑफ रेड, सो वाज आई. सो ऑथर यहाँ पे वही बोल रहे हैं कि रेड को देख के सब डरते थे. सो ऑथर भी डरते थे यहाँ पे रेड को, राइट. आई न्यू ही कैरीड अ हेवी मेटल नॉकल डस्टर इन हिज पॉकेट. सो मीन्स यहाँ पे रेड हमेशा अपने पॉकेट में क्या मीन्स हेवी मेटल नॉकल डस्टर. सो नॉकल डस्टर क्या होता है, ये एक मीन्स आयरन का एक मीन्स वेपन होता है जो कि हाथ में पकड़ा, हाथ में रखा जाता है. बेसिकली वी कैन से दैट इट्स लाइक दिस, means it's a sharp weapon type, means object. It's a what, sharp means a sharp object, so which is means on in the hand or on in the fist, so that it can help you to means beat someone, right. So जिसको हम कह सकते हैं knuckle duster, knuckle duster, knuckle duster. So knuckle duster कहा जाता है. तो सिंपली आप इसको कह सकते हो ये एक means आर्म वेपन है, राइट. सो यहाँ पे ऑथर वही बोल रहे हैं कि सब यहाँ पे रेड को डरते थे. सो ऑथर भी यहाँ पे रेड को मीन्स डरते हैं क्योंकि और रेड के पास क्या है ना, नकल डस्टर है, राइट, व्हिच ही यूज्ड टू हिट अदर्स, राइट. नाउ मूविंग टू द थर्ड यूनिट. सो द थर्ड यूनिट स्टेट्स दैट डज द नरेटर हैव एन एनकाउंटर विद रेड. सो कहीं ना कहीं कभी ना कभी रेड के साथ नरेटर का मीन्स एनकाउंटर हुआ है कि नहीं. एनकाउंटर का मतलब यहाँ पे फेस टू फेस मीन्स मीट और फेस टू फेस मीटिंग. सो यहाँ पे रेड के साथ मीन्स ऑथर कभी मिले हैं या नहीं मिले हैं, राइट. हाउ मेनी टाइम्स, अगर मिले हैं तो कितनी बार मिले हैं. डिड ही कम अक्रॉस रेड, राइट. व्हाट वाज द आउटकम. सो अगर वो रेड के साथ मिले हैं और रेड के साथ उनका मीटिंग हुआ है तो उसका आउटकम, उसका रिजल्ट क्या हुआ था, राइट. So the following unit will tell us that, right. Now let me read the text here. I wanted to conquer my fear of Red, so I wrote a poem about him. So author यहाँ पे वही बोल रहे हैं कि means उनके दिमाग में वो जो डर है किसके लिए, रेड के ऊपर. So वो डर को वो क्या करना चाहते थे, जीतना चाहते थे. So he wanted to conquer, he wanted to win over the fear of Red, right. So what did the author do, right. author यहाँ पे किया, right. So he wrote a poem about Red. So Red के ऊपर वो एक poem लिखे, right. So and this was his first piece of journalism in verse. So ये उनके लाइफ का पहला means poem था जिसको वो means publish किए थे न्यूज़पेपर में. So this was his first piece of journalism in verse. So by the next day the whole street knew it by heart and exulted with trumpet hatred, right. Trumpet hatred. So उन्होंने ये poem लिखा और next day क्या हुआ, ये poem means publish हुआ और जिसके वजह से उस street में जितने भी सारे लोग थे, so they felt nothing but means they felt with full of joy, right. Exalted, right. So exalted का मतलब होता है that excited and feeling joy, right. Why feeling joy? ना they felt like, उनको लगा कि मीन्स कोई तो है जो कि रेड के बारे में लिख रहा है, रेड के अगेंस्ट में जा रहा है, राइट. क्योंकि पॉइंट राइटर यहाँ पे जो और नैरेटर यहाँ पे जो मीन्स पोएम लिखे थे वो पोएम रेड के अगेंस्ट में था. सो जिसके वजह से द होल स्ट्रीट केम टू नो अबाउट रेड एंड दे showed their happiness, right. They showed their happiness with the full of victory, right. So one morning on my way to school, so means ये तो poem लिखने के बाद the whole street
praise to the author, but at the same time the author, right, would get the consequence. How? Now, one morning on my way to school, so एक दिन क्या हुआ था कि author जब school जा रहे थे, so suddenly the author came upon Red, right? So Red के साथ उनका means मुलाकात हुआ पहली बार, right? So suddenly he came upon Red and his lieutenant. So उन Red के साथ भी उनका security guard और bodyguard था. So his eyes seemed to bore through me, right? So Red means गुस्से से means राइटर को देख रहा था, नरेटर को देख रहा था, एंड बोला भी कि द पॉइंट. सो ऑथर को वो means बोल रहा है कि तो आप एक पोइट हैं, राइट? ही ड्रॉल्ड, राइट? सो ही सेड इन अ स्लोली मैनर बट सेड इन अ क्रूडली मैनर. सो धीरे से बोल रहा था, लेकिन उसका जो कहने का तरीका था वो क्रूडली. सो क्रूडली का मतलब होता है कि इन अ बैड गेस्चर, right? So badly mannered. So you write verses, तो आप poem लिखते हैं, right? So आपका poem rhyme करता है, do they rhyme? So these are the questions Red asked to whom? Red asked to the means author or the narrator. So means you write poem, right? So means do your poem means or like you write verses. So do they rhyme? So वो rhyme करता है कि नहीं? So rhyming, like we know in a poem, rhyming scheme is there A A B B C C like that. So यहाँ पे भी रेड वही बोल रहा है means author को कि आप poem लिखते हो तो आप एक poet हो, तो आपका poem means rhyming करता है कि नहीं? So जब वो ये बोल रहा था राइटर के सामने, so at the same time means रेड अपना हाथ means Red's hand darted into his pocket and came out armed with its knuckle duster. So Red's hand darted का मतलब suddenly he put his pocket means he put his hand into his pocket, right, and came out. So वो धीरे से quickly अपना हाथ को पॉकेट में डाल के means वो जो अपना knuckle duster पॉकेट में निकाला, and it flashed like lightning and struck my head. So immediately flashed का मतलब appeared, immediately appeared, right? So like lightning which struck his head. So immediately वो अपना means जो knuckle duster निकाला और राइटर के means सर को जोर से मारने लगा, right? So the writer fell down streaming with blood. So means writer means immediately नीचे गिर गए एंड उनके सर से बहुत सारे खून निकलने लगा, and the author lost consciousness, right? So this was the author's appointed, this was his first remuneration. So अगर पूछा जाए what do you mean by remuneration? Remuneration means that the payment you get if you did something good, right? So here it is pointed कि किस हिसाब से author ये बोल रहे हैं कि means author का फर्स्ट रिम्यूनरेशन उनको मिला. सो क्यों ना उन्होंने एक पॉइंट लिखा था जिस पॉइंट के वजह से उनको रिम्यूनरेशन मिला, और वो रिम्यूनरेशन क्या था? सो वो रिम्यूनरेशन था मींस रेड मींस ऑथर को मारना, राइट? और रेड का ऑथर को मारना. सो इस जिसकी वजह से ऑथर मींस नीचे गिरे और उनके सर से बहुत सारे खून निकाला, राइट? सो द ऑथर पॉइंटेड दिस वाज हिज फर्स्ट रिम्यूनरेशन एज अ पोएट. So he spent several days in bed. So बहुत दिन तक उनको घर में बेड में पड़े रहे, right? And when he went out, so जब वो घर से निकले, right? So with his head still bandaged, he found that his head is bandaged, right? Still bandaged. So means उनका घाव अभी तक भरा भी नहीं था, right? So जब वो घर से निकले, so he again met Red. So फिर से उनको रेड के सामने means फिर से वो रेड को देखने लगे और फिर से वो रेड के सामने आ गए, राइट? सो द ऑथर स्टेटेड दैट ही स्ट्रगल्ड विद हिमसेल्फ बट लॉस्ट एंड टुक टू हिज हेल्थ. सो लेकिन इस बार ऑथर का मींस ऑथर बहुत ही नर्वस होने लगे और ऑथर मींस कोशिश करके भी रेड के सामने जा नहीं पाए, राइट? सो एंड फाइनली ही टुक टू हिज हेल्थ. सो ही रिटर्न्ड टू हिज home, right? So he lost all his hope. He struggled with himself, but he lost and he returned his house, or he returned to his home, right? So he rolled on his bed, right? So वो अपने बेड के ऊपर यहाँ से वहाँ से यहाँ means
इधर उधर होने लगे. So even means beating his pillow and pounding it in shame and impotent worry at his cowardice. So वो अपने आप को बहुत ही shame feel करने लगे, right? So and गुस्से में वो पिलो को भी hit करने लगे, right? So he made up his mind to vanquish it at whatever cost. So you understood that. तो यहाँ पे आप डेफिनेटली समझ गए होंगे कि किस हिसाब से ऑथर ने एक पोएम लिखा जिसकी वजह से ऑथर को मरेन ने बहुत जोर का मारा और जिसकी वजह से ऑथर मीन्स बहुत दिनों तक घर में पड़े रहे बैंडेज के साथ एंड उसके बाद जब वो घर से निकले वो अपना जो होप और जो कॉन्फिडेंस था वो उसको मीन्स लूज कर चुके थे और जिसकी वजह से वो रेड के सामने भी जा नहीं पा रहे थे, राइट? सो एंड उनका जो गुस्सा था वो गुस्सा वो means pillow के ऊपर दिखाने लगे, right? So the author also pointed that what means कि he made up his mind. So made up का मतलब made up एक phrasal verb है जिसका मतलब decide करना. So he decided that what he has to vanquish, right? It at whatever cost. So vanquish का मतलब होता है defeat completely. So उनके अंदर जो डर है उसको वो डेफिनेटली क्या करना चाहेंगे, डिफीट करना चाहेंगे. सो एंड उसके लिए उन्होंने क्या किया, बहुत ही गुस्से में थे ना. सो और मीन्स वो गुस्सा किसके ऊपर कर रहे थे, वो गुस्सा अपने मीन्स काउडाइज एटीट्यूड के ऊपर कर रहे थे, वो शेम फील कर रहे थे और जिसके वजह से उन्होंने डिसाइड किया कि उनके अंदर जो डर है रेड के प्रति, सो वो डर को वो डेफिनेटली क्या करेंगे, मीन्स डिफीट करेंगे. So this is something called as till the third unit. Now let's come to the last unit of the story. So the last unit of the story stated that fear of red. तो हमें अब तक तो पता चला कि मीन्स रेड के प्रति ऑथर का किस हिसाब से डर था, राइट? सो एंड ऑथर ये भी पॉइंट आउट कर रहे हैं कि मीन्स उनका डर मीन्स उनका काउडाइज की वजह से और वो जो काउडाइज एटीट्यूड की वजह से मीन्स वो रेड के पास भी जा नहीं पा रहे थे. सो मीन्स उसी हिसाब से उन्होंने ये भी ऑथर ने ये भी पॉइंट आउट किया, फियर ऑफ रेड और हिज काउडाइज, राइट? सो व्हिच वाज मोर इम्पोर्टेंट फॉर द नैरेटर टू डील विद. सो कौन सा वो चीज़ है जो ऑथर मीन्स सबसे इम्पोर्टेंट सोचते हैं कि रेड के प्रति उनका जो डर है या मीन्स वो खुद एक काउड है, राइट? सो दोनों में से कौन सा चीज है जो कि नैरेटर कोशिश करना चाहते हैं मीन्स पहले डील करने के लिए, राइट? सो सेकंड क्वेश्चन ये भी है, व्हाट मेथड डिड द स्पीकर चूज टू डील विद हिज फियर. सो कौन सा मेथड उन्होंने फॉलो किया, मीन्स ऑथर ने कौन सा मेथड फॉलो किया जिसकी वजह से उनके दिमाग में वो जो डर है उस डर को वो किस हिसाब से डील करने लगे और कर रहे थे. Did he succeed in his attempt to conquer fear? So क्या ऑथर मीन्स ऑथर के अंदर जो डर था उस डर को वो जीत पाए या नहीं जीत पाए और ओवरकम कर पाए या नहीं कर पाए. सो ये जो यूनिट है दैट दिस यूनिट विल गिव अस द इंफॉर्मेशन दैट हाउ मीन्स he conquer his fear, right? Now let's come to the last unit of the last unit, and this unit will give us the details like means which one the author thinks the more important, fear of red or his cowardice. Second is called as what method did the speaker choose to deal with fear. So कौन सा मेथड ऑथर ने फॉलो किया जिसके वजह से उन्होंने फियर को मीन्स अच्छे से डील किया, राइट? Did he succeed in his attempt to conquer fear? So उनका जो मीन्स मेथड था, राइट, फियर को डील करना, सो उसमें वो मीन्स सक्सेस हुए कि नहीं हुए. सो ये सारे क्वेश्चंस का जो आंसर है हमें इस यूनिट में मिलेगा. Now look into the text. The author stated, I went into training with parallel bars and weights. I went into training with parallel bars and weights. After every session, I would feel my muscles, they were getting bigger, but slowly. Then I remembered something I had read in a book about a miraculous Japanese method of wrestling, which gave an advantage to the weak over the strong. I exchanged a week's ration card for a textbook on jiu-jitsu. Now look into this
first paragraph of this text. What the first paragraph states here? It states that it says us that what the author wanted to conquer the fear. So author का ये जो thought दिमाग में था कि उनका डर किसके ऊपर था, रेड के ऊपर था, रेड को वो बहुत ही डर रहे थे. So जिसकी वजह से उन्होंने डिसाइड किया कि वो मीन्स एक ट्रेनिंग लें, वो एक्सरसाइज करें, राइट. सो उसके लिए उन्होंने क्या किया, he went into training with the parallel bars and weights. So parallel bars मतलब means he did the means up and down, and he also means took weights, right. So बहुत ही भारी चीज को उठाने भी लगे, right. So अपने मसल्स को बड़ा करने की कोशिश करने लगे, right. So and हर सेशन, राइट, एक्सरसाइज करने के बाद हर सेशन मीन्स उनको ये एक फील हो रहा था कि उनका जो मसल्स है, राइट, सो वो चाहे बाइसेप्स हो, चिनअप्स हो, राइट, ऑल दोस थिंग्स, राइट, मीन्स जिसकी वजह से उनका मसल्स धीरे धीरे बिगर भी हो रहा था, धीरे धीरे बढ़ रहा था. लेकिन वो जो मसल्स बढ़ रहा था वो बहुत ही धीरे धीरे था, जिसकी वजह से मीन्स he was not, you know, he was thinking means that he would do something else. तो इसलिए author ने ये point out किया कि means then he remembered something he had read in a book. So means कहीं ना कहीं एक बुक में उनको ये याद आया कि वो कहीं ना कहीं एक बुक में उन्होंने पढ़ा था कि एक बुक है जो कि means point out करता है miraculous Japanese method. So means वो बुक जापानीज मेथड के बारे में डिस्कस करता है. सो जापानीज मेथड मतलब जापानीज मेथड ऑफ रेसलिंग. सो वी नो रेसलिंग, राइट. सो जिसको कहा जाता है कि मींस हाउ टू सुमोज फाइटिंग विद ईच अदर, राइट, एंड मींस हाउ द वीकर वन मींस easily defeat the stronger one. How? Now following a particular means method. That method is called as a jujitsu method, and this jujitsu method is nothing but a means Japanese method. So author here pointed that he read in a book means a miraculous Japanese method of wrestling, which gave an advantage to the weak over the strong. So इस हिसाब से ये जो method weak को बहुत support करता है कि strong को किस हिसाब से हराया जा सकता है. So author ने क्या किया? He exchanged a week's ration card for a textbook on jujitsu. So means उनके पास जो रेशन कार्ड था, उस रेशन कार्ड को एक्सचेंज करके उन्होंने जूजित्सु का वो जापानीज मेथड वाला बुक लिया, राइट. सो फॉर 3 weeks he stayed at home. So 3 हफ्ते तक वो घर में रहे. So he practicing with other 2 boys. So बाकी 2 बच्चों के साथ उन्होंने प्रैक्टिस भी किया, एंड देन आफ्टर ही वेंट आउट, राइट. सो उसके बाद 3 हफ्ते के बाद वो जब घर से निकले विद द जूजित्सु मींस प्रैक्टिस, राइट. सो रेड वाज सिटिंग ऑन द लॉन इन हिज यार्ड, राइट. सो or the author is stated that Red was sitting on the lawn in our yard. So lawn we understood that lawn का मतलब होता है grassy areas, grassy land. So Red बैठा हुआ था अपने means lieutenant के साथ, right. So practicing playing wing that tune. So jujitsu, wing that tune. So इन सब का मतलब क्या होता है? So jujitsu is nothing but one of the means JITSU, jujitsu, which means called as a technique, one of the technique, Japanese technique, right. So उस हिसाब से the other one is called as a winged tune, winged at so winged tune. So winged tune का मतलब होता है playing cards, playing cards. So यहाँ पे मीन्स ऑथर बोल रहे हैं कि रेड अपने दोस्तों के साथ इस हिसाब से मीन्स ऑथर के गार्डन में और ग्रासी लैंड में बैठे हुए थे. सो जहाँ पे वो कार्ड्स खेल रहे थे. सो ही वाज ऑब्जर्व्ड इन द गेम. सो रेड वाज कंप्लीटली मीन्स कंप्लीटली फोकस्ड इन द गेम, राइट. जब ऑथर वहाँ पे पहुंचे, सो फियर वाज स्टिल डीप इन मी. सो ऑथर के दिमाग में डर तभी भी था, right. So fear was still deep in me. So author
बोल रहे हैं कि किस हिसाब से डर उनके दिमाग में उस टाइम पे भी था। सो एंड जो डर उनको बोल भी रहा था, अर्जिंग हिम टू गो बैक। सो ऑथर को बोल भी रहा था कि मीन्स चले जाने के लिए, नॉट टू फेस द मीन्स रेड। But the author went up to the players and kicked and scattered the cards. So author ने क्या किया, मीन्स इमीडिएटली उन मीन्स रेड एंड लेफ्टिनेंट के पास गया। जब वो खेल रहे थे तो उनके मीन्स कार्ड को बहुत जोर का किक मारा एंड उनके जो कार्ड्स थे वो बहुत स्कैटर्ड होने लगे। स्कैटर्ड मतलब इधर उधर गिरने लगे, राइट। सो एंड फाइनली so red looked up. So red means ऊपर देखने लगा। So red looked up, surprised at the behavior, impudence after his recent flight. So red looked up. So red जब ऊपर देखा तो red means author को देखने लगा। So and he got into surprise. So surprise हो गया था क्योंकि एक बार उसने ही means author को बहुत जोर का मारा था and आज means किस हिसाब से author red के सामने है, that makes him nothing but surprise. So and Red was surprised at his impudence. Impudence is nothing but called as a means disrespect or called as a rudeness attitude. So किस हिसाब से ऑथर का जो डिसरेस्पेक्ट एटीट्यूड रेड के प्रति और बहुत ही गुस्सा वाला एटीट्यूड रेड के प्रति, सो जिसको देख के मीन्स रेड was completely surprised. So the author also stated Red looked up surprised at his impudence after my recent flight. So he got up slowly, Red धीरे धीरे उठने लगा and told author कि you looking for more. So आपको और चाहिए क्या, मान। So Red was telling to the narrator. So क्योंकि author ने यहाँ पे क्या किया, means जितने सारे कार्ड्स थे उसको किक मार के इधर उधर डाल दिया और रेड जब देखा कि ऑथर का इस टाइप का एटीट्यूड, सो जिसकी वजह से रेड वाज सरप्राइज्ड एंड रेड वाज ट्राइंग टू थ्रेटन द ऑथर बाय स्टेटिंग दैट यू लुकिंग फॉर मोर. सो ही आस्क्ड menacingly, menacingly. So the meaning of menacingly is called as a threatening. menacingly, menacingly means threatening. राइट। सो धमकी देने की जैसा उन्होंने बोला, रेड ने यहाँ पे ऑथर को बोला कि आपको और चाहिए। सो आज बिफोर मीन्स जैसे वो पहले करता था और जैसे वो हमेशा करता है, राइट, वो अपने हाथ को मीन्स क्विकली वो अपने हाथ को मीन्स पॉकेट में डालने लगा, राइट। आज बिफोर हिज हैंड डाइव इनटू हिज पॉकेट फॉर द नकल डस्टर। सो जब वो अपना हाथ मीन्स नकल डस्टर को निकालने के लिए पॉकेट में डाला, the author did nothing but what? But I made a quick jabbing movement and Red, howling with pain, rolled on the ground. So immediately author ने क्या किया ना, मीन्स उसके हाथ को जोर से पकड़ लिया। जैबिंग का मतलब होता है जोर से पकड़ लेना। So jabbing the author means Red's hand, right? And the Red could not move his hand, right? So howling with pain, so shouting, बहुत जोर से चिल्लाने भी लगा Red, right? So and मीन्स नीचे इधर से उधर मीन्स क्या रोलिंग करने लगा, राइट। सो मीन्स bewildered, कंफ्यूज हो गया। bewildered कौन, रेड यहाँ पे कंफ्यूज हो गया। he got up and came at me swinging his head furiously from side to side like a maddened bull. सो पागल जैसा वो जमीन से उठकर मीन्स ऑथर को मारने के लिए मीन्स बहुत जोर से गुस्से में मीन्स ऑथर की ओर जाने लगा। जैसे कि ऑथर यहाँ पे पॉइंट आउट करें कि रेड का जो बिहेवियर था वो मैडन बुल की तरह था। मैडन बुल का मतलब होता है एक पागल सा मीन्स बुल। सो पागल बुल के साथ कंपेयर किया गया, मैडन बुल के साथ रेड का बिहेवियर को मीन्स कंपेयर किया गया। और ये बिहेवियर क्यों आया ना, क्योंकि ऑथर ने यहाँ पे रेड को मारा। सो आई कॉट हिज रिस्ट। सो ऑथर ने फिर से उसके रिस्ट को पकड़ लिया। रिस्ट इज कॉल्ड एज means the upper part of the means hand, right? So or you can say that the after palm, right? So you will find out, or sorry, before palm, so that the find out part of the hand is called as wrist.
The author caught his wrist and squeezed slowly. धीरे से squeeze करने लगे. Squeeze मतलब turned, right? Turned slowly. So like he had, or as he had read in the book called as Jujitsu. So until the knuckle duster dropped from his limp fingers. So जब तक उसके हाथ से वो knuckle duster गिर ना जाए तब तक वो उसके हाथ को squeezed करने लगे. So nursing his hand, right, fell down again. So फिर से red means नीचे गिर गया. Right, he was just sobbing. Sorry, he was sobbing and smearing the tears over his pock-marked face with his grubby fist. So वो धीरे-धीरे sobbing भी करने लगा, so रोने भी लगा, and smearing, that's called as a wiping the tears over his pock-marked face. So अपने means जो फेस जो कवर हुआ था दाग से, सो स्पॉट मार्क से, उस स्पॉट मार्क फेस से वो अपने मीन्स आंसू को धीरे धीरे अपने ग्रवी फेस, ग्रवी का मतलब होता है डर्टी फेस से धीरे से धीरे मीन्स पोंछने लगा. राइट, दैट डे रेड स्टार्टेड टू बी द मोनार्क ऑफ आवर स्ट्रीट. सो दिस शोज दैट ऑथर यहाँ पे किस हिसाब से रेड को एक लेसन सिखाए. राइट, सो ऑथर यहाँ पे पॉइंट आउट कर रहे हैं कि मीन्स उस दिन से रेड मीन्स क्या, उस दिन से रेड मीन्स स्ट्रीट में जो रूल कर रहा था उसका रूल वहां से बंद हो गया. सो दैट द रेड स्टॉप्ड, सीज्ड का मतलब स्टॉप होता है. सो दैट द रेड स्टॉप्ड टू बी द मोनार्क का मतलब रूलिंग ऑफ द स्ट्रीट. एंड फ्रॉम दैट डे ऑन, सो दिस इज नथिंग बट द रेड स्टॉप्ड डूइंग सच काइंड ऑफ अ थिंग. बट after that also the author learned something, and from that day on the author knew for certain that one need not fear the strong. Right, so किसी एक चीज के लिए किसी एक strong आदमी को और किसी एक strong means a person को कभी भी डरना नहीं चाहिए. Right, so I knew for certain that one need not fear the strong. So means कोई भी चीज के लिए किसी को एक strong आदमी के सामने डरना नहीं चाहिए. All one needs is to know the way to beat them. So एक आदमी को जानना चाहिए किस हिसाब से means एक strong आदमी को beat कर सकते हैं और हरा सकते हैं. So for every strong man there is a special jujitsu. So क्योंकि हर एक आदमी और हर एक strong आदमी के लिए means हर एक टेक्निक यूज हो सकता है और उस टेक्निक को हम jujitsu कहते हैं. So the author also stated that what he also learned on this occasion was that to be a poet, I had not only to write poems but know how to stand up for them. Now look at the last line. So where the author यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि means पहला चीज तो कोई चीज के लिए किसी को डरना नहीं चाहिए. दूसरा चीज ये भी है कि हर एक आदमी के लिए और हर एक स्ट्रॉन्ग आदमी के लिए हर एक टेक्निक यूज हो सकता है उसको हराने के लिए. तीसरा चीज जो यहाँ पे पॉइंट आउट किया गया है, ऑथर ये भी बोल रहे हैं कि मीन्स अगर आप पोएट, सो द ऑथर हिमसेल्फ वाज अ पोएट, ही रोट द पोएम. राइट, सो अगर आप पोएट हो, राइट, तो आपका काम सिर्फ लिखना नहीं है. राइट, और भी कुछ है. और क्या है ना, यू शुड ऑल्सो नो हाउ टू स्टैंड अप फॉर देम. राइट, सो हाउ टू स्टैंड अप फॉर देम मीन्स यू मस्ट स्टैंड अप फॉर द थिंग्स दैट यू हैव रिटन. आप जो चीज किए हो उसके लिए खड़ा भी रहा करो. So that's what the author pointed at the end of the story. Right. So ये एक बहुत ही सुंदर सा स्टोरी है और बहुत ही सुंदर सा ऑटोबायोग्राफी है जो कि ऑथर मीन्स ब्यूटीफुली प्रेजेंट किए हैं कि किस हिसाब से. राइट, मीन्स ये 3 लेसन मीन्स जो कि मीन्स किसी को भी किसी के भी काम आ सकता है. राइट, so the first thing is called as you should not means afraid of anyone. Right, because means every strong man has to be defeated using with one of the technique called as jujitsu. Second is called as means what, second is called as if you have written something then you should understand that or you should know how to stand up for them. That's what is the story of standing up for them, right, or standing up for yourself. So hope you like this story. If you really like this story, please subscribe to my channel. So means you will also get new
stories or new poems, so which will be explained and which will be summarized line by line, stanza by stanza, and which will help you in your academics. That's all. Thank you.